RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 6 भूगोल से एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, हमारी बदलती पृथ्वी, इसके पहले आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं। अब मैं कक्षा 7 की बात कर रहा हूं, उसमें दोस्तों बात करूंगा हमारी बदलती पृथ्वी। मैं बात करूं पृथ्वी के बारे में दोस्तों, जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल जो दोस्तों हमारा स्थल मंडल है, ये दोस्तों अनेक प्लेटों से बना हुआ है। जो हमारी या कह सकते हैं भूपर्पट्टी है, ये अनेक प्लेटों से बनी हुई है। तो दोस्तों यदि बात करें तो ये एक प्लेट हो गई, मान लीजिए एक ये प्लेट हो गई। अब दोस्तों ये प्लेटें हमारी इस तरीके से खिसक रही हैं। अब ये प्लेटें हमारी क्यों खिसक रही हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था लावा और मैग्मा, जो दोस्तों चट्टान के नीचे या ज्वालामुखियों में जो पृथ्वी के नीचे होता है वो लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। जब यही पृथ्वी या भूपर्पट्टी के ऊपर आ जाता है और किससे आता है? निकास से। उस निकास को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको क्रेटर बोलते हैं। जब उससे बाहर आ जाता है क्रेटर से, तो वो लावा बन जाता है। तो लावा मैग्मा दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अंदर द्रवित लावा है पृथ्वी के। मान लीजिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताई थी पृथ्वी है, इसके पहले वीडियो हमारा देख लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये दोस्तों मेंटल है, ये क्रोड है और यहाँ से निकल रहा है दोस्तों लावा। तो बात करें दोस्तों, इस जैसे ये पहाड़ है, ये आपका लावा है, क्या है? लावा है, और ये मैग्मा है। तो दोस्तों बात करें, ये द्रवित अवस्था में है। अंदर हमारी प्लेटें हैं, वो दोस्तों लावा की वजह से, मैग्मा की वजह से इस तरीके से हल्की हल्की बढ़ रही हैं, गति कर रही हैं दोस्तों। जब गति कर रही हैं तो आप सोचेंगे हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, महसूस क्यों नहीं होता? तो दोस्तों ये मिलीमीटर में गति कर रही हैं, जो वार्षिक मिलीमीटर है। तो बात करें तो दोस्तों ये साल में कहीं हमें महसूस होता है कि क्या परिवर्तन आया है। तो दोस्तों बात करें हमारी जो प्लेटें हैं वो क्यों गतिमान हैं? तो मैग्मा की वजह से दोस्तों गतिमान हैं। अब यदि हम दोस्तों बात कर लेते हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति को हम पृथ्वी को गतियों के हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी की जो दोस्तों अंतर्जनित बल और बाह्य बल, अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल, इससे दोस्तों गतियां उत्पन्न होती हैं। तो बल के आधार पर या पृथ्वी की दोस्तों गतियों के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों, पहला जो भाग रहेगा तो है अंतर्जनिक बल। क्या है? अंतर्जनिक बल दोस्तों। दूसरा बहिर्जनिक, दूसरा दोस्तों क्या रहेगा? बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल दोस्तों, बहिर्जनिक बल रहेगा। ये दोस्तों दो बल हो गए, अंतर्जनिक और बहिर्जनिक दोस्तों बल हो गए। अब इनको भी हम मतलब अंतर्जनिक बलों को भी दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग रहेंगे दोस्तों? मेरे साथ एक चार्ट बनाते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है दोस्तों। आकस्मिक बल कौन है? आकस्मिक बल दोस्तों एक हो गया आकस्मिक बल, ये पूछा जाता है। पटल विरूपण दूसरा दोस्तों है पटल विरूपण। मैंने एनसीईआरटी से कोई दोस्तों बदलाव नहीं किया है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से चार्ट बना है मैं वही चार्ट आपको बता रहा हूं। इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं ये भी बताऊंगा, साथ में नोट्स आप कैसे बनाएंगे मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों। तो आपका जो आकस्मिक बल है, इसमें दोस्तों इससे क्या क्या प्रभाव होता है तो ये हम दोस्तों देख लेंगे। तो यदि हम बात करें तो इससे दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी में बांट सकते हैं। ज्वालामुखी से दोस्तों इस बल के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। फिर दोस्तों यदि हम बात करें तो भूकंप दोस्तों बात करें। फिर यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें भूस्खलन दोस्तों, भूस्खलन की यदि हम बात कर लें। फिर यदि बात करें पटल विरूपण, पटल विरूपण में दोस्तों क्या होता है? पटल विरूपण से धरती या पृथ्वी में कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें पर्वत निर्माण क्या होता है दोस्तों? पर्वत निर्माण
पर्वत दोस्तों निर्माण एक ये बदलाव होता है। तो पटल विरूपण में पर्वत निर्माण का दोस्तों बदलाव होता है, या पर्वत निर्माण कालीन बल भी दोस्तों इसको बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी के जो बल हैं कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, अंतर्जनिक बल, बहिर्जनिक बल। अब अंतर्जनिक बल कितने कहाँ से हैं दोस्तों? तो एक बल है आपका आकस्मिक बल जो स्वतः होता है, दूसरा पटल विरूपण बल है। तो आकस्मिक जो बल है इससे क्या प्रभाव है? ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। और पटल विरूपण है दोस्तों, इससे क्या है? तो पर्वत निर्माण बल इसको भी हम बोलते हैं। फिर बहिर्जनिक की दोस्तों बल बात करें तो इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे दोस्तों, अपर्दन और निक्षेपण। कौन सा? अपर्दन और निक्षेपण। मैं अपर्दन और निक्षेपण दोनों को भी समझाऊंगा कि अपर्दन किससे होता है, निक्षेपण किससे होता है। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपर्दन और निक्षेपण दोनों की मैं बात करूंगा। इससे क्या दोस्तों प्रभाव पड़ता है? तो इससे अपर्दन निक्षेपण से दोस्तों क्रियाएं होती हैं, वो नदी के जल के द्वारा होती हैं। नदी के जल के द्वारा दोस्तों होती हैं, नदी के जल के द्वारा होती हैं। पवन या समुद्री तरंग के द्वारा होती हैं, पवन या समुद्री तरंग के द्वारा ये प्रभावी होते हैं। या कह सकते हैं अपर्दन कैसे होता है? हिमनद हिमनद के द्वारा दोस्तों ये प्रभावी होते हैं। यदि दोस्तों हम बात कर लें, इनकी इस तरीके से समझाने की प्रक्रिया रही, या इन पर दोस्तों यदि हम बात करें तो अपर्दन सबसे पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं दोस्तों। तो भूदृश्य मतलब पृथ्वी का कोई दृश्य जो जल, पवन एवं हिम, जल, पवन एवं हिम के द्वारा जो कण लाए जाते हैं, जिनका कहीं ढेर लगाया जाता है, वो अपर्दन दोस्तों क्रिया हम कह सकते हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें, भूदृश्य, जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा अपर्दन होता है, और बाकी दोस्तों निक्षेपण होता है। तो मैं आगे बात कर लेता हूँ। नदी का जल प्रभावी है, पवन इसमें प्रभावी है, समुद्री तरंग दोस्तों प्रभावी है। तो आपने इसमें देखा मैंने 2 भागों में बांट दिए हैं। अब इनमें से हम क्या पढ़ेंगे पहले? तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी देखते हैं इस स्तर में, फिर भूकंप देखेंगे, फिर भूस्खलन देखेंगे, फिर पर्वत निर्माण देखेंगे, फिर अपर्दन और निक्षेपण देखेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में हम बात करते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी की दोस्तों हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं साथ में दोस्तों, इसे स्थल मंडल कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, मैं पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। साथ में स्थल मंडली प्लेटों की यदि हम बात करें, क्या है? स्थल मंडली प्लेटों की बात करें दोस्तों, स्थल मंडली प्लेटों की यदि हम दोस्तों बात करें तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। मतलब ये हमारी धरती है और यहाँ पर दोस्तों मेंटल क्रोड, ये जो परपट्टी है दोस्तों, ये जो परपट्टी हमारी है, इसमें कहते हैं भूपर्पट्टी में अनेक छोटी बड़े दोस्तों प्लेटें होती हैं जो कि कठोर होती हैं और असमान होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर बने हुए हैं। अर्थात मान लेते हैं कि ये एक प्रकार की हमारी प्लेट है, ये प्लेट है तो इस पर महाद्वीप भी होंगे और यहाँ पर समंदर एवं सागर भी होगा दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है भूपर्पटी पे असमान कठोर प्लेटें पाई जाती हैं जिस पर महाद्वीप एवं महासागर पाए जाते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेटें ये दोस्तों होती हैं। फिर मैंने कहा कि हम ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे इस पर। तो ज्वालामुखी की दोस्तों यदि हम चर्चा करें, मेरे साथ बने रहिए और साथ में यदि आप सुनते रहते हैं ज्वालामुखी, तब भी दोस्तों आपका कल्याण हो जाएगा। ये दोस्तों मैं मिश्रिक पवित्र भूमि का रहने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों हड्डियों को दान करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए हड्डियों को दान करने वाले ऋषि मुनि जैसे पैदा हुए दोस्तों। और यहाँ पर 84,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। मैं उस धरती से आपके लिए एक अपनी वाणी से आपके लिए दोस्तों एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में आप तक कुछ शब्दों को पहुंचा रहा हूं। यदि आप सुन लेते हैं तो आपकी मेहनत, ऊपर वाली की दया, आपके माता पिता के आशीर्वाद से आप जरूर सफल होंगे। बस आप मेरे चैनल को सुनते रहिए। तो दोस्तों यदि हम बात करें
ज्वालामुखी में यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एक ये पर्वत हमारा है। पर्वत भाई हर चीज़ हमारी है, धरती पर सबका है, ये पर्वत हो गया। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो इसके अंदर ये भूपर्वती है, यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कभी धरती पर भूकंप आया होगा, कभी धरती की प्लेटें दोस्तों दबी होंगी, तो कभी यहाँ के अवशेष, जंगल, वनस्पति भी दब गई होगी, फिर वो गलकी होगी अंदर, मतलब सड़ी होगी, बैक्टीरिया ने नष्ट किया होगा, गैसों में वो रूपांतरित हुई होंगी और वो द्रवित अवस्था में भी रूपांतरित हुई होंगी। जैसे हमारा कुकर, हम उसमें दोस्तों चावल पकाते हैं, उसके बाद देखा होगा कि उसकी गैस निकलने के लिए ऊपर बेताब होती है। यदि उसको क्या किया जाए, गैस को निकाल दिया जाए, ठीक निकाल दिया गया, निकाल दिया जाए दोस्तों गैस को, तब क्या होगा, उसके अंदर फिर गैस निकल जाएगी तो विस्फोट नहीं होगा। यदि उस कुकर की सीटी को दबा दिया जाए, गैस बाहर ना निकलने दी जाए, तो क्या होगा, एक धमाका होगा, धमाका होगा, वो ज्वालामुखी कहलाएगा दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से अंदर वनस्पति है वो गैस में परिवर्तित हो गई। जब गैस में दोस्तों परिवर्तित हो गई तब वो निकलने के लिए आगे बेताब है। अंदर जो चीज़ें थी उन्होंने सड़ा दिया, गला दिया, अब वो भी द्रवित अवस्था में है। जो बाहर वो उड़ रहा है या निकलने के लिए बेताब है, वो क्या कहलाएगा, वो दोस्तों मैग्मा कहलाएगा। फिर जब यहाँ पर विस्फोट होगा तो एक निकास बनेगा। क्या बनेगा, निकास बनेगा, जो क्रेटर कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। फिर इसी निकास के द्वारा ये दोस्तों जो मैग्मा है बाहर पहुंच जाएगा। जब बाहर पहुंच जाएगा तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लावा कहेंगे, इसको हम लावा कहेंगे। ये पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लावा कहेंगे। ये जहाँ से निकल रहा है ये क्या है हमारी, ये भूपर्वती दोस्तों है। क्या है हमारी, ये भूपर्वती है। यहाँ से दोस्तों ये निकलना या गलक रहा है या यहाँ गैस बन रहा है, ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों ये मैग्मा कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कोस्ट कहलाता है। तो जहाँ पर मैग्मा बन रहा है, बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा है, ये दोस्तों मैग्मा कोस्ट कहलाता है। फिर बात करें ये क्या है जो निकल रही है, ऊपर एक सुरंग जैसी बना रही है दोस्तों, ये क्या है, ये निकास है। जो धरती के अंदर निकास होता है वो बेल्ट कहलाता है, बेल्ट या निकास, धरती के अंदर निकास। जो ऊपर निकास होता है ये क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेटर दोस्तों कहलाता है। अब ज्वालामुखी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, ज्वालामुखी में और हमें क्या देखना है, तो दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार से निकलते हैं। कैसे, सबसे पहले तो मैग्मा हो गया, फिर क्या, फिर दोस्तों लावा हो गया। 3 रूपों में निकल रहा है, 3 कारण इसके हो रहे हैं। फिर क्या, फिर दोस्तों गैस, क्या दोस्तों, गैस। और दोस्तों क्या, राख, खनिज। इससे क्या निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है और खनिज। इनके द्वारा दोस्तों ये क्रियान्वित हो रहा है, अर्थात ज्वालामुखी से दोस्तों मैग्मा, लावा, गैस, राख, खनिज ये निकल रहा है। तो पहले मैग्मा, फिर लावा, बचा हुआ राख और कुछ खनिज से निकलते हैं दोस्तों। तो यदि हम बात करें मैग्मा धरती के अंदर द्रवित अवस्था में विचरण कर रहा है दोस्तों, चल रहा है। यही जब धरती के ऊपर आता है, बेल्ट को पार करते हुए क्रेटर से जब ये बाहर निकलता है तब ये लावा कहलाता है दोस्तों। जब यही लावा दोस्तों कहलाता है, जब ये लावा बह के बाहर जाता है, कहीं पर धरातल पर बाहर जाता है, तो वहाँ पर कुछ ढेर या चट्टानें बन जाती हैं। तो ये चट्टानें अग्नीय चट्टानें कहलाती हैं दोस्तों, अग्नि चट्टानें कहलाती हैं। फिर यदि हम बात करें, ये जो क्रेटर है या निकास है दोस्तों, इसमें जो छिद्र हो जाता है और ये बंद नहीं हो पाता है, बारिश होती है, भूकंप आता है या समुद्र का पानी या नदियों का पानी इसमें घुसने लगता है। तो एक दिन दोस्तों ऐसा आता है कि ये झील का निर्माण ले लेता है। जब ये झील का इस तरीके से निर्माण ले लेता है दोस्तों, तब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्रेटर झील बोलते हैं, क्रेटर
क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करेंगे, क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? तो क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। तो क्रेटर झील का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी का होता है। अब एक बात और आया कि जब यहाँ से मैग्मा लावा में बदल कर जब धरातल पर आया तो जो पर्वत बनेगा वो कैसा बनेगा? तो दोस्तों वो एक ठोस और शंकु आकार का बनेगा, ठोस और शंकु आकार का बन जाएगा दोस्तों। तो इससे हमारे पर्वत दोस्तों का निर्माण होगा, जिसमें अग्नि शैल मैंने पिछले वीडियो में बताया, अवसादी शैल मैंने पिछले वीडियो में बताया, कैंथ्रिक शैलें मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट से जितने भी दोस्तों हमें पॉइंट महत्वपूर्ण लगे सारे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कक्षा 7 की एनसीईआरटी का पूरा मैटर है। जब आप कक्षा 7 पास करेंगे, फिर 8 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे, फिर आप 11 पास करेंगे, फिर जब 12 में जाएंगे तो सोचिए ज्ञान का भंडार आपके पास कितना होगा। मेरा दावा है किसी की औकात नहीं जो आपको भूगोल में या मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषयों को पीछे कर दे। दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं। यदि पीछे कोई कर दे तो आप मेरे चैनल को छोड़ देना, डिसलाइक कर देना। फिर भी कुछ गंदे लोग जैसे ही चैनल स्टार्ट होता है वैसे उसको डिसलाइक कर देते हैं। कम से कम कारण बता के जाओ, पूरा वीडियो सुन के तो जाओ, तो इसके बाद अपनी मानसिकता दर्शा के जाओ। फिलहाल ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है आपको होशियार बनाना और मैटर देना। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अब ये ज्वालामुखी मैंने समझ लिया, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये समझना है दोस्तों। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। एक सुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, या दोस्तों सुसुप्त हो गया, सुप्त भी हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा दोस्तों कौन ज्वालामुखी है? तो दूसरा हमारा शांत ज्वालामुखी है। दूसरा हमारा दोस्तों शांत ज्वालामुखी है। 3 ज्वालामुखी हमने पढ़े, सक्रिय, सुसुप्त, शांत ज्वालामुखी दोस्तों हमने पढ़ लिए। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या दोस्तों होता है? पहली बात, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये दोस्तों बैरन ज्वालामुखी है। कहाँ? भारत में है। अब कमेंट में बताना किस राज्य में है। दोस्तों ऐसी जगह राज्य में वहाँ घूमने जरूर जाइएगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनसे भिड़ना नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग इतने खतरनाक हैं। यदि वो दोस्तों वहाँ के लोग काले होते हैं, और यदि वहाँ पर दोस्तों उनके समाज में कोई गोरा पैदा हो जाए तो उसका वहीं पर मर्डर कर देते हैं, उसका कह सकते हैं उसकी हत्या कर देते हैं, और उनका मानना होता है ये हमारे कबीले से बाहर है। दोस्तों इंटरेस्टिंग कहानी में इसलिए बताता रहूँगा यदि बीच में आएगा, लेकिन आप ये जरूर बताना है कि वो बैरन महाद्वीप कहाँ, बैरन ज्वालामुखी कहाँ है, जो कि भारत में है। और मैं जिस जनजात की बात कर रहा हूँ जनजात बताऊँगा, राज्य बताऊँगा, राज्य तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे। चलिए फिर बात करता हूँ दोस्तों। हमेशा क्रियाशील रहते हैं, तो ज्वालामुखी ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं, पहला पॉइंट दोस्तों। इसके बाद एटना एवं स्ट्राम्बोली, एटना एवं स्ट्राम, एटना एवं स्ट्राम्बोली, एट्रा एवं स्ट्राम्बोली, ये दोस्तों कहाँ है? ये इटली में पाए जाते हैं। इटली में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों। इटली आपके सामने आया तो आपका ये ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये प्रथम कर्तव्य है कि मेरे साथ एक एटलस लेके बैठें, और जैसे ही मैं उसमें ज्योग्राफी में आपको इटली बताया तो आप वीडियो को पॉज करें और ढूंढें आपके एटलस या आपके नक्शे में कि ये इटली किस महाद्वीप में है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, कौन सा सागर इसको छूता है। यदि आप इस तरीके से अपने आदत में बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। फिर मैं दोस्तों बात करूं स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर, स्ट्राम्बोली दोस्तों भूमध्य सागर में है। ये एक द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के एक द्वीप पर स्थित है और ये सक्रिय रहता है, इसलिए भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्राम्बोली कहलाता है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्राम्बोली दोस्तों कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अमेरिका में पड़ता है, कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी दोस्तों होता है।
अब दोस्तों यदि हम बात करें तो सदैव उद्गार जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, तो ये स्ट्रामोली ज्वालामुखी आपका भूमध्य सागर हो गया, वहाँ का स्तंभवार कहलाता है। इसका उद्गार सदैव जलता रहता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का दोस्तों प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें साथ में सुषुप्त ज्वालामुखी की, तो सुप्त ज्वालामुखी ये विस्फोट इसमें कभी कभार होता है। विस्फोट दोस्तों कभी कभार, तो दोस्तों बात करें तो विस्फोट सुषुप्त ज्वालामुखी में कभी कभार होता है। जापान का फ्यूजियामा याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में उदाहरण दिया है। जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। फिर मैं बात करूं दोस्तों विसुवियस, इटली का विसुवियस, ये आप उदाहरण दोस्तों नोट कर लेंगे। विसुवियस, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, ये एनसीईआरटी में आपके उदाहरण दिए हुए हैं। तो सुषुप्त ज्वालामुखी में कभी कभार दोस्तों विस्फोट होता है। फिर मैं बात करूं शांत ज्वालामुखी में, इसमें कभी हुआ था विस्फोट, लेकिन अब नहीं होने की संभावना है और ना ही होगा। तो कभी यहाँ पर विस्फोट हुआ था, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। कभी इसमें उद्गार हुआ था, परंतु अब ये होने की संभावना नहीं है, बंद हो गया है। तो बात करें दोस्तों म्यांमार, तो वहाँ पर पोपा ज्वालामुखी है। क्या? म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी बोलते थे। नेपिताओ यहाँ की राजधानी है और भारत से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का ज्वालामुखी क्या था? पोपा ज्वालामुखी दोस्तों याद कर लेंगे, म्यांमार। इसके बाद क्रेटर झील दोस्तों एक है ओरेगन राज्य में, एक दोस्तों क्रेटर झील है ओरेगन, कहाँ? ओरेगन राज्य में। इसका उदाहरण है, कहाँ है वो? यूएसए में दोस्तों इसका एक उदाहरण है ओरेगन राज्य में क्रेटर झील का। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ प्रमुख ज्वालामुखी आपको बता रहा हूँ लिस्ट के रूप में, जो कि आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार हम पढ़ते हैं और लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हमने कभी पढ़ा नहीं। ये सारे पॉइंट व्यू वाले जो दोस्तों पॉइंट हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू वाले, ये सब छोटी किताबों से ही लिए जाते हैं। और छोटी किताबों में एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। इसमें आइए बात कर लेता हूँ कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों की। तो एटना एवं विसुवियस, एटना एवं विसुवियस, ये कहाँ है? ये इटली में है। ये कहाँ है? इटली में। आप मैप में चेक कर लेंगे इटली कहाँ पड़ता है। फिर मैं दोस्तों बात करूँ फ्यूजियामा, मैं अभी बता चुका हूँ। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। फ्यूजियामा जापान में है। फिर दोस्तों मैं बात करूं बैरन कहाँ है? बैरन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, ये भारत में है। बैरन दोस्तों भारत में है। फिर मैं बात करूं मेयान, फिलीपींस में है। मेयान कहाँ है? फिलीपींस। मेयान दोस्तों फिलीपींस में है। क्राकाटाओ दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों क्राकाटाओ कहाँ है दोस्तों? क्राकाटाओ दोस्तों आपका इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया दोस्तों सुमात्रा के बारे में सुना होगा। इंडोनेशिया में बहुत सारे दोस्तों मसालों के व्यापारी आए, पुर्तगाली आया और दोस्तों यूरोपियन, अंग्रेज सब दोस्तों यहाँ पर गए। और दोस्तों बात करें इंडोनेशिया में 2004 में सुनामी आई थी, जिससे हमारा अंडमान निकोबार का जो हिस्सा रहा प्रभावी रहा। और दोस्तों इंदिरा पॉइंट हमारा डूब गया। जब इंडोनेशिया आई थी दोस्तों, तब भारत में जब यहाँ पर बाढ़ आई तो एक वन था जिसने भारत को बचाया। मैंग्रोव वन खारे पानी में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे हैं। मैंग्रोव वन दोनों तटों को दोस्तों बताते हैं। ये मैं पहले वनस्पति के वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर भी दोस्तों इनको देख सकते हैं। फिर ज्वालामुखी के क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र आप डाल लेंगे दोस्तों। प्रशांत महासागर की पेटी, क्या? प्रशांत महासागर की पेटी, प्रशांत महासागर की पेटी। मध्य
महाद्वीप, ये दोस्तों ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। इसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी कक्षा 7 में दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी कक्षा 7 के अनुसार मैंने आप समाप्त कर दिया, ज्वालामुखी कक्षा 7 के अनुसार मैंने समाप्त कर दिया। आप पढ़ेंगे दोस्तों भूकंप, भूकंप पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 के अनुसार दोस्तों हम भूकंप पढ़ेंगे, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप अच्छे एग्जाम में देख लेते हैं, और दोस्तों फिर क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि उनको तो अभी हमने पढ़ा नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। आप यदि ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जब कहीं से भी पूछा जा सकता है तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी या बड़ी कंपटीशनों से भी हो सकता है। तो मैं दोस्तों आगे बात करता हूँ भूकंप की। क्या बात करता हूँ? भूकंप की दोस्तों मैं बात करता हूँ। भूकंप क्या होता है ये बात करूँ दोस्तों, तो प्लेटों की गति, प्लेटें गति क्यों करती हैं? प्लेटें क्यों गति करती हैं? मैग्मा के कारण। तो दोस्तों प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है, कंपन महसूस होता है दोस्तों, या उसे हम भूकंप कहते हैं। जिस जगह पर भूकंप का जन्म होता है या उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। मैं भी बताऊंगा। जहां पर भूकंप महसूस होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपी सेंटर बोलते हैं। जहां पर भूकंप महसूस होता है उसको अधिकेंद्र या एपी सेंटर बोलते हैं। जहां पर भूकंप दोस्तों उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों उद्गम बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे ज़्यादा या सबसे गति में दोस्तों महसूस करे जाते हैं। क्या महसूस करे जाते हैं दोस्तों? भूकंप महसूस करे जाते हैं। प्रशांत महासागर आपका है क्या? प्रशांत महासागर, यहाँ पर 80% भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर आप नक्शे में देखेंगे, आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो 80% भूकंप आपके प्रशांत महासागर में आते हैं, इसलिए इसे परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे परिप्रशांत अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसका जो 2 क्षेत्रों में है जहाँ पर ये भूकंप बांटा गया, भूकंप का क्षेत्र बांटा गया। पहला क्षेत्र आपका दोस्तों कहाँ से? भूमध्य सागर से हिमालय तक है। दूसरा दोस्तों जो क्षेत्र आपका है ये अंतः महाद्वीपीय पेटियाँ हैं। तो मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ भूकंप के बारे में। जो कुछ हमने बताना उचित समझा, एनसीईआरटी में जो लिखा था हमने आपको बता दिया। कुछ ब्लॉक्स दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, एक कोष्टक बना होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों बात करें, ये एक प्लेट है मान लीजिए। तो दोस्तों एक ये प्लेट है, इस तरीके से एक प्लेट है, इस तरीके से प्लेट है, इस तरीके से, और इस तरीके से मान लेते हैं दोस्तों एक प्लेट है। ये दोस्तों इस तरीके से एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट हो गई, ये दोस्तों प्लेट है, और ये दोस्तों एक प्लेट हो गई। इस पर दोस्तों ये अधिकेंद्र हो गया। यहाँ की जो तरंगे हैं वो इस तरीके से दोस्तों तरंगे हैं। ये तरंगे बाहर की ओर जाते हुए, बाहर से अंदर की ओर आते हुए, मैं एक बात करता हूँ। मान लीजिए ये तालाब है, हमारे गांव में एक तालाब दोस्तों बना हुआ है छोटा सा। इस तालाब, सभी ने तालाब देखा होगा, सभी ने तालाब नहीं देखा होगा तो टब देखा होगा। घर में तो होगा, टब होगा, तालाब होगा, नांद होगी, सब कुछ है दोस्तों किसी न किसी घर में। तो बात करूँ कि ये तालाब है, इसमें ये मार्कर मैंने इसे फेंक दिया। जब फेंक दिया तो यहाँ पर जाके मार्कर गिरा, और इस तरीके से बाहर की ओर दोस्तों तरंगे जा रही हैं, इस तरीके से बाहर की ओर तरंगे जा रही हैं। तब हुआ क्या दोस्तों? यहाँ पर क्या उद्गम हुआ? उद्गम दोस्तों हुआ। यहाँ पर उद्गम हुआ किसका? कंपन का या भूकंप का। हमने महसूस यहाँ पर कर लिया। जब महसूस किया तो पहली बात, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? तो दोस्तों पृथ्वी के इस केंद्र से यहाँ तक आने में 31 मिनट का समय लगता है। अर्थात उद्गम केंद्र से एपिसेंटर या दोस्तों बात करूँ आदि केंद्र तक आने में 21 मिनट का समय लगता है। तो इसको उद्गम केंद्र, इसको हम आदि केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अधिकेंद्र बोलते हैं, या इसको हम एपी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जहां भूकंप उत्पन्न होता है वो उद्गम स्थल है, या उद्गम दोस्तों स्थान है जहां पर भूकंप महसूस होता है वो अधिकेंद्र है। तो हमारी जो तरंगे हैं भूकंप की वो इस तरीके से फैलती हैं बाहर की ओर, बाहर से अंदर, अंदर की बाहर की ओर, और 21 मिनट में ये भूपर्पटी या धरातल पर पहुंच जाता है। तो जहां पर भूकंप महसूस किया जाता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें, ये मान लीजिए हमारी प्लेटें हैं, इनमें खिसकाव होता है। क्यों होता है? मैग्मा के कारण दोस्तों इनमें खिसकाव होता है। एक ये पॉइंट दोस्तों। फिर यदि हम आगे बात करें दोस्तों, अधिकेंद्र हो गया और ये आपका उद्गम स्थल हो गया। ये दोस्तों जो दिशाएं होती हैं भूकंप तरंगे सभी दिशाओं, अब आप सोच रहे होंगे बाहर की ओर किधर जा रहा है, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब दोस्तों है। ये पूरब है, तब ये इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी तरंगे जा रही, इधर भी तरंगे जा रही। ये दोस्तों इस तरीके से तरंगे हर दिशाओं में फैलती हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर भूकंप तरंगे 21 मिनट में कहाँ तक पहुँचती हैं? पृथ्वी तक ऊपर तक पहुँचती हैं। ऊपर का मतलब कहाँ तक? अधिकेंद्र तक पहुँचती हैं। ठीक दोस्तों। अब भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं? एक ये पॉइंट। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में नापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में नापते हैं। एक ये दोस्तों पॉइंट नोट कर लेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता किसमें? ठीक, रिएक्टर में नापा गया। कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि भूकंप की कौन सी तरंग है जो अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है। एक ये पॉइंट। तो दोस्तों यदि बात करें कि भूकंप की तरंगे, चलिए भूकंप की तरंगे देख लेते हैं। भूकंप तरंगे मान लीजिए एक पी तरंग है जो ज़्यादा सक्रिय है, तो पी को दोस्तों हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं। जो हमारी एक तरंग है प्राइमरी, इन तरंगों को पहली बात 3 प्रकार से बांटते हैं। क्या? 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो इसमें एक प्राइमरी तरंग हो गई जिसको दोस्तों हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम या अनुदैर्घ्य तरंग की तरह चलती है। तो कैसे चलेगी दोस्तों? इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहाँ पे चलती है। मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कोई एक स्प्रिंग है, उसको दोस्तों हम इस समय हमारे पास है नहीं, ऐसे खींचा और फिर ऐसे आया। अर्थात कोई ये स्प्रिंग है, हमने ऐसे खींचा फिर एक पास आया, खींचा फिर एक पास। तो इस तरीके से दोस्तों ये तरंगे चलती हैं। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंगे चलती हैं। फिर यदि दोस्तों बात करें एस प्रकार की तरंगे, जिनको हम सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं, जिनको दोस्तों अनुप्रस्थ कहलाता है। क्या? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। सेकेंडरी तरंगे अनुप्रस्थ कहलाती हैं। ये तरंगे कैसे चलती हैं? ये तरंगे ऐसे चलती हैं, ऐसे। ये तरंगे दोस्तों अनुप्रस्थ इस तरीके से चलती हैं, सेकेंडरी तरंगे। दूसरी दोस्तों क्या है? एल तरंगे। एल से लब, बहुत खतरनाक लब है दोस्तों ये, जिसको हो जाए वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कौन सी? तो ये लब तरंगे दोस्तों क्या चलती हैं? ये भूपर्पटी पर चलती हैं। ये भूपर्पटी पर दोस्तों चलती हैं। भूपर्पटी पर मतलब पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, हिलाते हिलाते चलती हैं, मकान भी गिरा देती हैं। ये दोस्तों प्राइमरी तरंगे विस्फोट कराती हैं। कहीं कहीं धरती फट जाती है, कहीं कहीं धंस जाता है, कहीं कहीं प्लेटें धंस जाती हैं। सेकेंडरी ये दोस्तों कभी कभी एक लाइन से गुजर जाती हैं। और दोस्तों लब तरंगे, तो ये लब तरंगे पूरे मकाने गिरा देती हैं, जिनकी तीव्रता दोस्तों 2.0 होती है। जिन भूकंपों या कंपनों की तीव्रता 2.0 होती है, ये नुकसानदायक नहीं होते हैं। 5 या 7 से ऊपर वाले जो होते हैं दोस्तों, वो सारे नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं देखा गया जिनकी तीव्रता 2.0 है वो नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो प्राइमरी जो तरंगे हैं दोस्तों वे सभी माध्यमों में चल लेती हैं। जो प्राइमरी तरंगे हैं वो सभी माध्यमों में चलती हैं। और दोस्तों जो सेकेंडरी तरंगे हैं वे द्रव्य की गति द्रव्य में नहीं गति कर सकती हैं। अर्थात जो प्राइमरी हैं वो द्रव्य स्थल मतलब जल स्थल वायु तीनों में चलती हैं। कहने का तात्पर्य है द्रव्य गैस ठोस तीनों में चलती हैं। और जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं वो द्रव्य में नहीं चल सकती हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों।
अब जिनकी तीव्रता 2.0 होती है वो ना के बराबर होते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि भूकंप की गति, एक पॉइंट और एक कमेंट बॉक्स में और नोट कर देना कि भूकंप को किससे नापते हैं, उस भूकंप को किस में मापते हैं। ये पॉइंट, बैरन ज्वालामुखी किस राज्य में पाया जाता है। अब दोस्तों एनसीईआरटी में थोड़ा सा और मैं आपका टाइम लूँगा, कुछ स्थलाकृतियाँ भी दी हैं या उनको किससे जानते हैं। तो अपक्षय दोस्तों देख लेते हैं किसको बोलते हैं। अपक्षय किसको बोलते हैं? अपक्षय की यदि हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने के कारण अपक्षय की क्रिया होती है। अर्थात सेलों की, पृथ्वी पर जो सेलों के टूटने से जो क्रिया होती है वो अपक्षय, अर्थात जो पृथ्वी है उस पर जो चट्टानें बनी हैं दोस्तों टूट जाती हैं, तो इससे अपक्षय हम बोलते हैं। टूट फूट के नई चट्टानों का निर्माण करते हैं, तो अपक्षय हो गया दोस्तों। फिर सबसे, अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में लिखा है एनसीईआरटी में कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला जलप्रपात। एनसीईआरटी बता रही दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला जलप्रपात दोस्तों है। दूसरा बता रहा है कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर हम नक्शा देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा। कनाडा और यूएसए की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर, कहाँ? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। एक ये पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों। फिर एनसीईआरटी के ब्लॉक्स में दोस्तों थोड़ा सा कुछ और बता रहा है, इनको भी दोस्तों देख लेते हैं बस 5 मिनट में। अपक्षय हो गया। अब अपर्दन किसे कहते हैं? तो मैं यदि दोस्तों बात करूं, भूदृश्य मतलब जो पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, ये जल, पवन एवं हिंद मतलब नदियों से या जल के बहाव के द्वारा या दोस्तों पवन से जो विभिन्न घटनाएं घटती हैं वो दोस्तों अपर्दन कहलाती हैं। अपर्दन में निक्षेपणों के द्वारा दोस्तों स्थल कृतियों का निर्माण होता है। पॉइंट नोट करेंगे। अब एक होता है दोस्त चाप झील किसे कहते हैं? चाप झील दोस्तों किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि इस तरीके से नदियां बह रही, ठीक ऐसे मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से नदियां दोस्तों बह रही हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से नदी बह रही है तो यहाँ पर जगह, पहले यहाँ पर नदी बहती थी, छूट गई, तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्या हो गया, एक झील टाइप में बन गया, तो इसको बोलते हैं चाप झील। क्या बोलते हैं इसको? चाप झील बोलते हैं। और ये पानी यहीं से जाता रहता है, चाप झील। यहाँ पर दोस्तों चाप झीलें होती हैं जो नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं। फिर दोस्तों विसर्प किसे कहते हैं? तो जो दोस्तों ये मुड़ रहा है ये विसर्प है, विसर्पों के द्वारा भी चाप झीलें बनाई जाती हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, कुछ मान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, जब आती है तो इस तरीके से फट जाती है, तो इस फटे हुए स्थान को विसर्प कहा जाता है। क्या इस फटे हुए स्थान को विसर्प कहा जाता है? तो और जो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैदान बन जाते हैं उनको डेल्टा कहा जाता है, उनको डेल्टा कहा जाता है। जैसे दोस्तों ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी एक माजुली द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप पर भी दोस्तों एक डेल्टा है। दोस्तों ये भी आप नोट कर लेंगे, माजुली कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारी एनसीईआरटी में दिया है? समुद्री तरंगों के कार्य। जो दोस्तों समुद्री तरंगें होती हैं इनके कार्य क्या हैं? समुद्री तरंगों के कार्य दोस्तों पूछा जा सकता है। ये 2 बार मेरे नज़र में पड़ा जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो तटीय मेहराब, तटीय मेहराब किसे कहते हैं? तटीय मेहराब किसे कहते हैं? एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे, तटीय मेहराब किसे कहते हैं।
जब समुद्री तरंगे दोस्तों सैलों में टक्कर मारती हैं, मान लीजिए ये हमारी सैल है, ये पानी भरा हुआ है, ये उठा और इसमें टक्कर मारी, फिर टक्कर मारी, फिर टक्कर मारी, तो यहाँ पर बन गया दोस्तों इस प्रकार का एक छेद हो गया। इस प्रकार का दोस्तों छेद हो गया, जो गुफा का निर्माण हो गया, ये तटीय मेहराब कहलाता है। दोस्तों किसी पहाड़ सैल में जब टक्कर मारती हैं समुद्री लहरें तो उसमें एक छेद हो जाता है, गुफा का निर्माण होता है इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से, तो उसको तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है, तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों तटीय मेहराब की जो छत है दोस्तों, ये तो गुफा हो गया, ये छत है, इसको बेसिक रूप से हम तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो समुद्री तरंगे जब एक सैल में टक्कर मारती हैं तो एक गुफा का निर्माण होता है, जिसकी छत को हम क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं। तो मेहराब पूरा ये हो गया, तटीय मेहराब छत हो गई, क्लियर दोस्तों। फिर स्टैक दोस्तों देख लेते हैं क्या है। स्टैक क्या है, क्या बोलते हैं स्टैक। स्टैक शब्द एक दिया है आपके एनसीईआरटी में। जब दोस्तों समुद्री तरंगे किसी सैल में टक्कर मारती हैं तब क्या होता है दोस्तों, उसमें जब टक्कर मारती हैं तब क्या होता है, तटीय मेहराब का निर्माण होता है। फिर इसमें टक्कर मारना शुरू करती हैं दोस्तों, जब सब एक क्या होता है, गुफा नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तब दीवारें बसती हैं। जो दीवारें बसती हैं उनको हम स्टैक बोलते हैं, जो दीवारें बसती हैं उनको स्टैक बोलते हैं। समुद्री भृगु किसे कहते हैं, एक पॉइंट दोस्तों, समुद्री भृगु किसे बोलते हैं, ये शायद आपको शब्द पहली बार मिल रहा हो सुनने को। समुद्री भृगु किसे कहते हैं दोस्तों, एक पॉइंट नोट कर लेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, मतलब ये समुद्री जल है, इस पर ऊर्ध्वाधर जो लहरें उठ रही हैं, जो दोस्तों ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को ये इस तरीके से उठे हैं और लहरें इसमें टक्कर मार रही हैं। तो दोस्तों जो लहरें उठ रही हैं और वो किसी ना किसी सैल में जाके टकरा रही हैं, देखा होगा टीवी पिक्चरों में खूब देखा होगा दोस्तों। तो यदि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर या उठे हुए दोस्तों ऊंचे सैली तटों में जो समुद्री तट होते हैं वो सब समुद्री भृगु कहलाते हैं। फिर एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। दोस्तों समुद्री पुलिन कैसे कहते हैं ये नोट कर लेंगे। एक समुद्री पुलिन कैसे कहते हैं दोस्तों, समुद्री लहरें अवसाद लाकर जमा कर देती हैं तो उन्हें समुद्री पुलिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री लहरें अवसाद लाकर जमा कर देती हैं दोस्तों, तो जमा कर एक पुलिन का मतलब कह सकते हैं, एक पठार का ढेर का निर्माण करती हैं, उनको समुद्री पुलिन के नाम से जाना जाता है। फिर मैं दोस्तों बात करूं, अब समुद्री पुलिन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो तटीय मैदान, समुद्री पुलिन को तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब हिमनद हिमोड़ किसे कहते हैं दोस्तों, हिमनद हिमोड़ दोस्तों, जो समुद्र जो पहाड़ों पर या चट्टानों पर दोस्तों बर्फ़ नदियां बहा के लाती हैं, जो नदियां बर्फ़ बहा के लाती हैं उनसे दोस्तों बहुत सारा अवसाद, टूटे हुए पहाड़, पत्थर दोस्तों बहाकर लाया जाता है। इनसे बड़े सैल हैं, रेत हैं एवं तलछटी मिट्टी निक्षेपित होती है, वो कहीं पर इकट्ठा की जाती है, वो हिमनद हिमोड़ कहलाती है। आप चाहे नोट कर लीजिए दोस्तों, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे जैसे छोटे बड़े एवं रेत एवं तलछट मिट्टी दोस्तों ये निक्षेपित होती है, जिसको हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक थोड़ा स्पीड में रहा, समझ में आया होगा। गोधूली का टाइम है इसलिए कुछ जानवर भी बम्हाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों। तो इसी अच्छे टाइम के साथ आपके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। इसी गोधूली टाइम पर फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।